हेलो नमस्कार, दिस इज़ चीनू ठाकुर और मैं आज आपके सामने लाई हूँ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया चैप्टर 2। ये बुक जो मोस्टली टीचर्स आपको रेफ़र करते हैं बिपिन चंद्रा जी की है। और आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों जिसमें हिस्ट्री पार्ट आप पढ़ना चाहते हो तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए इसी बुक को रेफ़र किया जाता है। चैप्टर 1 मैंने पहले ही अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको हर एक चैप्टर क्लियर करवाऊँ। तो आज है ये चैप्टर 2 जिसकी हेडिंग है इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में स्टेट्स का क्या क्या, उस समय कौन कौन सी स्टेट्स थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी और उस समय की सोसाइटी कैसी थी। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं जिसमें मैं सिर्फ इंडियन स्टेट्स के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिसमें हमने कवर करना है। आज हम सिर्फ कवर कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये जो नीचे के 3 पॉइंट्स हैं ये मैं नेक्स्ट आपको पार्ट 2 में आपको ये क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी चैप्टर से कई क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने रखते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिके ऑफ मुगल एम्पायर। चैप्टर 1 इसी पे डिपेंडेंट है कि मुगल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो पहला जो है ज़रूर देखें जिसमें चैप्टर 1 के बारे में दिया है। एक बार बेस क्लियर होगा तो आप चैप्टर 2 भी समझ जाएंगे, ठीक है। जब मुग़ल एम्पायर का पतन स्टार्ट हो चुका था, औरंगज़ेब के मरने के बाद, उनकी डेथ हुई 1707 में, उसके बाद जब डिक्लाइन शुरू हो गया था तो कुछ स्टेट्स थी जो कि अपने ताकत के बल पे वहाँ के राजाओं ने, सरदारों ने स्वतंत्र करवा ली थी, ठीक है। तो इन दोनों तरह की बातों को या दोनों तरह के स्टेट्स को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। एक है सक्सेशन स्टेट्स और एक है प्रोडक्ट ऑफ रिबेलियन। इसका क्या मतलब हुआ? सक्सेशन स्टेट्स का मतलब है ये वो स्टेट्स थी जिनको मुगलों ने ही आगे मतलब बढ़ाने में हेल्प किया था। वहाँ पे गवर्नर नियुक्त किए थे, ये उन्हीं के प्रांत थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो वहाँ पर अपना मतलब एक स्वतंत्र राज्य बना डालेंगे, ठीक है। तो ये सक्सेशन स्टेट्स में ये 3 स्टेट्स आएंगी, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ रिबेलियन का मतलब है कि कुछ स्टेट ऐसे बनी जो वहाँ के लोकल सरदार थे, ज़मींदार थे, वो शक्तिशाली होते चले गए और इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने सेंटर से ऊपर अपने आप के डिसीजन किए और अपने आप को स्वतंत्र करवाया। वो कौन कौन से स्टेट्स उन्होंने बनाई? एक थे मराठा, अफगान, जाट और पंजाब स्टेट्स, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले जब स्टेट्स के बारे में पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं बंगाल से। अगर हम बुक में देखेंगे तो पहले हैदराबाद का मेंशन किया गया है, पर मैं बंगाल का पहले इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुर्शिद कुली खान जो है वो पहले बंगाल में भेजे गए थे गवर्नर, और उसके बाद हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क गए थे, ठीक है। बस इसी वजह से बंगाल को मैं पहले यहाँ पर पब्लिश कर रही हूँ। देखिए ये हैं जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है मुर्शिद कुली खान। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, नोबल और मतलब हर तरह से एक परफेक्ट रूलर थे ये, ठीक है। लेकिन इन्हें गवर्नर की उपाधि देकर मुग़ल रूलर ने भेजा 1717 में बंगाल में। वहाँ पर जाके इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने वहाँ पे शांति कायम की, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे ज़मींदार जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह मचाया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा कुछ कर पाते, उससे पहले ही 1727 में इनकी डेथ हो गई। फिर उनके बाद शुजाउद्दीन आए, उनके बाद अलीवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी वॉर आती है बताइए तो? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्लासी वॉर जो 1757 में हुई थी,
ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनके साथ जुड़ी क्या महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला जो पहला सेंटेंस है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हाल ही में मैंने देखा है, रेलवेज में भी देखा है और नेट एग्जाम्स में भी देखा है। तकावी ऋण जो है वो मुर्शिद कुली खान ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जो हेल्प करता था कल्टीवेटर्स का। ठीक है, किसानों को मतलब ऋण दिया जाता था कि वो अपना बीज खरीदें, अपना एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी के लिए अपना हेल्प लें। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जागीर लैंड को कन्वर्ट कर दिया खालसा लैंड में। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, जागीर लैंड क्या है, खालसा लैंड क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जागीरदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी और जागीरदारों को जो ज़मीन दे दी जाती थी वो उनकी हो जाती थी। भाई उससे वो टैक्स लें और बदले में सैनिक अपने रखें और वो हेल्प करेंगे राजा की, इस तरह से होता था। लेकिन खालिसा लैंड में क्या होता था कि वो लैंड मतलब दे तो जाती थी अधिकारी को, लेकिन उससे जो टैक्स था वो डायरेक्ट आपको सरकार को देना होगा, सेंटर में देना होगा। ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है, फिर क्या किया था, इन्होंने कोशिश की कि भाई बंगाल गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो बढ़े। सबसे अच्छी बात इन्होंने की, इन्होंने रिलीजन के बेस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सभी तरह के धर्म के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे। इन्होंने मर्चेंट और ट्रेड जो था उसको आगे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ किया। जैसे कि इन्होंने थाना और चौकी बनाए कि सुरक्षा रहेगी तो बाहर से कोई भी ट्रेड करने आए, व्यापार करने आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जहाँ सुरक्षा महसूस होती है वहाँ पे डर नहीं रहता। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई टू कंट्रोल ओवर फॉरेन कंट्रीज़। इन्होंने कोशिश की कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर भी इन्होंने नियंत्रण रखने की कोशिश की। अलीवर्दी खान ने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच जो थे उनको, जो उन्होंने फैक्ट्री बना ली थी कलकत्ता और चंद्रनगर में। कलकत्ता में किसकी फैक्ट्री थी, कलकत्ता में थी इंग्लिश की फैक्ट्री और फ्रेंच की फैक्ट्री थी चंद्रनगर। ठीक है, यहाँ जो फैक्ट्री बना ली थी ना, वहाँ फोर्टिफाई करने के लिए अलीवर्दी खान ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया था, अलाउ ही नहीं किया। अच्छा, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि 1717 जब मुर्शिद कुली खान बंगाल के गवर्नर बन गए आए थे, उससे बहुत पहले ही इंग्लिश और फ्रेंच वहाँ पे अपनी मतलब फैक्ट्री बना चुके थे, लेकिन उसकी किलाबंदी वो लोग नहीं कर सकते थे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब ये जो नवाब थे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। प्रॉब्लम आई है कि ये लोग मतलब थे, लेकिन इन्होंने क्या जो जो मतलब परिवर्तन किए ना एडमिनिस्ट्रेशन में, जो जो सुधार किए, उससे कुछ नेगेटिव परिणाम भी निकले। जैसे वो प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर आ गया, वो ज़मींदारों पे आ गया। जब जागीरदारी लैंड से जागीर खींच के उसको खालिसा कन्वर्ट कर दिया तो ज़मींदारों पे प्रेशर आ गया। अब ज़मींदार तो कितने अच्छे थे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं। ज़मींदारों पे प्रेशर आया तो उन्होंने किसानों पे प्रेशर डाल दिया और इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर रिफॉर्म्स जो हैं इस तरह से प्लेस किए गए कि पुराने ज़मींदार हटा दिए गए और नए रेवेन्यू फार्मर्स उनकी जगह पर नए मतलब अधिकारी वहाँ पे दिए गए, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, हो सकता है कि पुराने ज़मींदार जो थे उनको किसानों की दशा पता हो, उस हिसाब से वो टैक्स लेते हों या कुछ भी हेल्प करते हों, बट जो नए रेवेन्यू फार्मर्स आए उनको तो मतलब इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं होगा, तो उन्होंने इनकम टैक्स, उनको कहा गया भाई कितना टैक्स लेना है, तो उनका मोटिव बस टैक्स लेना होता होगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। फिर दूसरा क्या था कि दे वर शॉर्ट साइटेड। मतलब ये क्यों कहा गया होगा, एक होता है कि जब पावरफुल वो अधिकारी थे तो उसी समय अगर वो चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे, बट उन्होंने नेग्लिजेंसी की और फ्रेंच और इंग्लिश को पावरफुल होने दिया। मतलब उन्होंने छोटा सा एक कंपनी सोचा कि ये सिर्फ व्यापारी कंपनी तो है, व्यापार करने आई है, पर वो लोग दूर अंदेशी करके ये नहीं पता लगा पाए कि ये अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बनाई, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। मतलब एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हर स्टेट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तो वो उस तरफ भी नेग्लिजेंस किया उन्होंने। और करप्टेड ऑफिशियल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज भी है। ठीक है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला इम्पॉर्टेंट स्टेट है हैदराबाद एंड द कर्नाटक। हैदराबाद एंड द कर्नाटक इसलिए क्योंकि हैदराबाद के अंदर में ही कर्नाटक को भी, मतलब जो हैदराबाद का नवाब था उसका काम था वो कर्नाटक के ऊपर भी ध्यान रखता था। ठीक है, तो हैदराबाद का जो सबसे पहले गवर्नर था, जो ये कह सकते हैं जो फाउंडर थे, वो थे निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, ये फाउंडर थे और इन्होंने 1724 में हैदराबाद स्टेट को बनाया। अब निज़ाम उल मुल्क कौन थे, ये भी चैप्टर 1 में बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है आपको और एकदम क्लियर है कि मुग़ल एम्पायर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहे जाने वाले जो अधिकारी थे औरंगज़ेब के जाने के बाद, वो शायद निज़ाम उल मुल्क ही थे, क्योंकि इन्होंने उस समय सैयद ब्रदर्स को हटाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। पर मोहम्मद शाह रंगीला, जो रंगीला कहा जाता है लास्ट का जो एक रूलर उस समय थे, मोहम्मद शाह रंगीला, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ डिसीज़न ले नहीं सकते थे और निज़ाम उल मुल्क के साथ उनके भेदभाव बढ़ने लग गए थे, जिसकी वजह से ये बहुत मतलब आहत महसूस किया। एक अच्छा जो नोबल था, जहाँ स्ट्रॉन्ग नोबल था, जब वो ये देख रहा था कि मेरा राजा ही मेरे कामों से खुश नहीं है, तो उसका मन वहाँ से दुखी हुआ, इसलिए उन्होंने सेंटर को छोड़ दिया और वो सीधा डेक्कन में चले गए और डेक्कन में जाके उन्होंने हैदराबाद स्टेट को वहाँ पर बनाया अपने लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने भी एक है वहाँ शांति कायम की, वहाँ जितने भी वॉइस रहे जो ओपोजिशन में थे उनको इन्होंने शांत किया। इनकी भी टॉलरेंट पॉलिसी थी टुवर्ड्स हिंदू, मतलब नो हिंदू नो मुस्लिम, इस तरह वाला। एडमिनिस्ट्रेशन में सभी को एक समान, जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो भी किसी पद के लिए सही उम्मीदवार है उसी को उसकी पोस्ट दी जाती थी। ये किसी तरह का भेदभाव इन्होंने नहीं किया। और फिर रेवेन्यू सिस्टम जो था वो करप्शन का, वो भी इन्होंने हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इनकी डेथ हो गई 1748 में, और जब एक स्ट्रॉन्ग रूलर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका स्टेट का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और एक और कारण क्या बना कि जो वहाँ के कर्नाटक स्टेट था, जो निज़ामुल मुल्क के अंडर में आता था, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। तो कैसे स्वतंत्र कर दिया कि जो वहाँ के नवाब थे, सादतुल्ला खान थे, उन्होंने बिना मतलब नवाब की परमिशन लिए अपने भतीजे को, दोस्त अली को, इसको नवाब बना दिया कर्नाटक का। ठीक है, इससे क्या हुआ, उन दोनों के आपसी जो रिलेशंस थे बहुत ख़राब हो गए। ठीक है, और जब इनके रिलेशंस ख़राब हो गए तो यूरोपियन कंपनीज़ को इन दोनों में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। और जब दो लोग या एक घर के दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो तीसरा फ़ायदा उठाता है, ये हमेशा की बात है। ठीक है, उस समय भी यही हुआ और यूरोपियंस को मौका मिला कि वो पॉलिटिकल खेल शुरू कर दे इंडियन स्टेट्स के बीच में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैं स्टेट के बारे में आपसे बात कर रही हूँ और वो है अवध। ठीक है, सभी का मैप मैं ज़रूर देती हूँ क्योंकि मैप देखकर हमको साथ साथ में हम लोग ध्यान देते रहते, पढ़ते रहते हैं। ये गवर्नर बने 1722 में और ये फाउंडर थे। ठीक है, कहाँ के फाउंडर थे, अवध जो स्टेट था ये उन्होंने नया बसाया वहाँ पर। इनका वेल एस्टेब्लिश्ड आर्मी थी, इन्होंने आर्मी के लिए भी बहुत मतलब स्ट्रांगली सोचा। और उसके बाद जो नेक्स्ट उनके रूलर आए सफदरजंग, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अवध में शांति बनाए रखी। इन्होंने क्या किया, शांति बनाए रखने के लिए जो विद्रोह हो सकते थे, जो झगड़े हो सकते थे और जो सरदार कर सकते थे, उन्हीं से अच्छे रिश्ते बना लिए, तो फिर झगड़ा कैसे होगा। इस तरह से इस स्टेट में काफ़ी समय तक शांति रही। ठीक है, चलिए और आगे हम पढ़ते हैं। मैसूर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं अभी आपको सिर्फ चैप्टर 2 में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 18th सेंचुरी में जो स्टेट्स थी उनका मतलब करेक्टर क्या था, वो किस तरह की स्टेट्स थी। ठीक है, हर एक स्टेट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका एकदम डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में क्या क्या है उसी के हिसाब से मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप मैसूर के बारे में पढ़िए। मैसूर में जो
रूलर इम्पॉर्टेंट आए हैं वो आए हैं हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। कैसे इम्पॉर्टेंट आए हैं? इन्होंने 1761 में मैसूर में अपनी अथॉरिटी कायम की। जो पहले के राजा थे उनको हटाया और अपनी शक्ति के बल पे हैदर अली एक बहुत बहुत स्ट्रांग नोबल थे जिन्होंने अपनी ताकत के बल पे यहाँ पे वो रूलर बने मैसूर के और फुल कंट्रोल किया जितने जो विद्रोही पॉलीगर थे। पॉलीगर, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द, साउथ में जो डेक्कन में जो ज़मींदार होते थे उन्हें पॉलीगर कहा जाता था, ठीक है, जिन्हें कि नॉर्थ में ज़मींदार कहा जाता है। और रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया है हैदर अली ने। ये लाइन तो आप बार बार समझिएगा, जिस जिस राजा ने रिलीजियस पॉलिसी या रिलीजियस टॉलरेंस को मतलब फॉलो किया है तो एक तरह से उसने काफ़ी प्रॉब्लम अपने सॉल्व किए हैं, क्योंकि धर्म की वजह से आपस में झगड़ने से परेशानियां बढ़ती हैं। फिर इन्होंने कई बार ब्रिटिश फोर्सेस को हराया। उस समय ब्रिटिश फोर्सेस को हराने का मतलब था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में और नेक्स्ट रूलर बनते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। क्यों इम्पॉर्टेंट नाम है? क्योंकि ये उस काल में तो थे लेकिन इनकी उपलब्धियां जो हैं वो वेस्ट को फॉलो करने वाली थी। मतलब ये जितना डेवलपमेंट था वेस्ट में हो रहा था ये उन सब पे ध्यान देते थे और अपने आप को भी ये अपने स्टेट में वो सारे चेंजेस करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया, फिर नए तरह के कॉइनेज निकाले, उसके बाद नई तरह के स्केल के वेट्स और मेजर भी इन्होंने अपनाए। इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ट्री ऑफ लिबर्टी ये श्रीरंगापट्टनम में इन्होंने लगाया और ये मेंबर बने जैकोबिन क्लब के। जैकोबिन क्लब जो था, ये जैकोबिन क्लब जो था ये फ्रेंच लोगों का बनाया हुआ एक क्लब था। एक्चुअली इनका शुरू से फ्रेंच जो कंपनी थी उनके साथ इनका तालमेल ठीक बैठ रहा था, ब्रिटिश के साथ नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट एंग्लो मैसूर वार हुई हैं जिसमें ये जीते, कभी ब्रिटिश जीते, लेकिन थर्ड जो मैसूर वार हुई उसमें इनकी हार हो गई और 1799 में ये इनकी डेथ हो गई वॉर लड़ते लड़ते, ठीक है। इन्होंने अपनी आर्मी को बिल्कुल मतलब वेस्टर्न ढंग से ही प्रिपेयर किया था। इनकी आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे सैनिकों की जो यूनिफॉर्म है ना, ऐसा लगेगा कि ये मतलब फॉरेन की कंपनी के कोई सैनिक हैं। और इन्होंने नए तकनीकी मतलब जो ये थे जिससे मतलब जो हथियार थे वो भी इन्होंने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। बहुत कोशिश थी इनकी आगे बढ़ने की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पर सबसे मतलब इनके पॉलिटिकल रिलेशंस जो थे ख़राब हो गए थे, मैं ये कह सकती हूँ। जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में तो इस वजह से जब इनको ज़रूरत पड़ी तो इनकी किसी ने हेल्प नहीं की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है केरला। केरला जो है वो डिवाइडेड थी 4 भागों में, कालीकट, चिराक्कल, कोचीन एंड त्रावणकोर, ठीक है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे केरला के। और यहाँ पे जो 2 नाम आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट रूलर्स के, एक है मार्तंड वर्मा और दूसरा नाम मिलेगा राम वर्मा, जो इन्हीं के मतलब सक्सेसर थे, ठीक है। मार्तंड वर्मा जो थे ये लीडिंग स्टेटमैन थे 18th सेंचुरी के और इन्होंने डिफीट किया था, हराया था डच को। कब हराया था? ये देखिए, ये बैटल ऑफ कोलाचल है, ये 1741 में हुआ है, जो डच और मार्तंड वर्मा के बीच में हुआ है। ये वाला इम्पॉर्टेंट एक मतलब वॉर था जो डचेस को हराने में ये कामयाब रहे थे। फिर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी और वेस्टर्न मॉडल पे बनाई थी, जैसे कि टीपू सुल्तान ने बनाई थी, और मॉडर्न वेपन ही इन्होंने बनाए। और इन्होंने अपना जो राज्य था उसको कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक, मतलब सोचिए कितने सक्सेसफुल ये थे कि कन्याकुमारी से कोचीन तक इन्होंने अपने राज को फैला दिया था। इन्होंने फॉरेन ट्रेड को भी आगे बढ़ाया और फेमस सेंटर था संस्कृत स्कॉलरशिप का, मतलब एजुकेशन को भी आगे मतलब बढ़ाने में कामयाब रहे। और फिर आता है नाम रामा वर्मा का, जो इनके सक्सेसर हैं मार्तंड वर्मा के।
इन्हें कहा जाता है मैन ऑफ ग्रेट कल्चर, और ये फ्लुएंट थे इंग्लिश में और इनका इंटरेस्ट था यूरोपियन अफेयर्स में। तो देखिए बहुत शॉर्ट में जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हिस्ट्री समुद्र की तरह है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो इसके MCQ मैं बनाऊंगी तब आप देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये राजपूत स्टेट्स के बारे में है। राजपूत स्टेट्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हैं शुरू से ही, जब अकबर आए तब से बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे और मुग़ल एम्पायर में काफ़ी लंबे अरसे तक ये जुड़े रहे, इनकी वफादारी जुड़ी रही उनके साथ। लेकिन इनकी दिक्कत थी कि आपस में इनकी यूनिटी नहीं थी और वो समय समय पर एक दूसरे से इन लोगों का मतलब कोई ना कोई क्वल होता रहता था, कोई ना कोई डिस्प्यूट इनका होता रहता था। अंबर और मारवाड़ के जो रूलर थे, उन रूलर्स को गवर्नर बनाया गया आगरा, गुजरात और मालवा का। किसने बनाया था? फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला ने औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो रूलर आए उन्होंने, ठीक है। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू कंट्रोल एनिमीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। राजपूत स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, रूलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बट फैमिली डिस्प्यूट्स और इंटरनल ट्रेचरी जो था वो उनका कंटिन्यू रहा और इसकी वजह से वो आगे जो है ये स्टेट्स मतलब बहुत कमज़ोर पड़ती चली गई, टुकड़ों में विभाजित हो गई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है इस चैप्टर में जो लिया गया है सवाई राजा जयसिंह जी का, जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हैं और इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को भी ट्रांसलेट किया है। और जयपुर जो सिटी है, जो आपने कई बार सुना होगा ये नाम, वहाँ वो जयपुर सिटी जो है वो इन्होंने ही बनाई है, जिसे पिंक सिटी भी हम लोग कहते हैं। ये पिक्चर्स देखकर आपको एकदम याद आ जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ और हमेशा याद भी रहेगा। कुछ कुछ जो रूलर हैं उनकी उपलब्धियाँ ऐसी हैं जो कितने वर्षों तक भारत के लिए गौरव की बात है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जाट और बंगश पठान और रोहिलास ये कोई बहुत बड़े रूलर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी 18वीं शताब्दी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सरदार थे। इन्होंने क्या किया है, ये मतलब कंटिन्यू कोई ना कोई इनका रिवोल्ट चलता ही रहता था। पहले जो मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब थे उस समय भी चलता था, लेकिन औरंगज़ेब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था तो वो इन्हें दबा देता था। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद अब इन्होंने दिल्ली के आसपास में बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, हमेशा डिस्टर्ब करते रहते थे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब इनकी पावर बढ़ने लगी अब तो ये कोर्ट मैटर्स में डायरेक्ट मतलब इंटरफेयर करते थे, ठीक है। और इनके इम्पॉर्टेंट नाम, जो इम्पॉर्टेंट जाट रूलर है, एक है चूरामन, बदन सिंह, सूरजमल, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, सूरजमल। इन्हें प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कौन है जो प्लेटो ऑफ जाट कहे गए हैं, तो उनका नाम है सूरजमल, एकदम याद रखने वाली बात है। उसके बाद भारतपुर सेट बाय द जाट्स एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा टू चंबल इन साउथ। सोचिए एक छोटा सा ग्रुप होने के बाद भी इन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति अर्जित करते हुए इतना आगे अपने आप को बढ़ा लिया था, ठीक है। लेकिन जब सूरजमल की डेथ हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे बंगश पठान के बारे में, ठीक है। इसमें एक ही नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोहम्मद खान बंगश, ठीक है। ये अफ़गान का एडवेंचरस थे और इन्होंने क्या किया, फर्रुखाबाद और रोहिलास इनके आपस में क्लैशेस होते रहते थे कंटिन्यू, कभी अवध के साथ, कभी दिल्ली के साथ, कभी जाट के साथ। तो ये जो दो ग्रुप हैं ये बस आपस में जो विद्रोह वगैरह चलते रहते थे इनके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिख वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स, ठीक है। और ये कब से बनी थी? गुरु गोविंद सिंह जी जब 10वें गुरु बने तो उन्होंने सिख धर्म को एक पॉलिटिकल और मिलिट्री टाइप से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उनके जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद बंदा सिंह बहादुर जो थे उन्होंने ये वार को कंटिन्यू चालू रखा मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट में, ठीक है। और 1715 में उनकी भी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद सिख धर्म के जितने भी मतलब जो
अधिकारी थे या जो भी नोबल्स थे वो अलग अलग ग्रुप में बट गए। 12 मिसाइल अलग अलग बन चुके थे। और उस समय रणजीत सिंह एक रूलर आए जो कि शुगर चकिया एक मिसाइल था उसके साथ जुड़े हुए थे, उस वंश के थे। इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है सिखिज़्म को एकदम मतलब प्रकाष्ठा पे पहुंचाने के लिए। इन्होंने सबसे पहले तो लाहौर और अमृतसर पर अपना राज पुनः कायम किया, ठीक है। इन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पे विजय हासिल की और अपना किंगडम बनाया। अपना किंगडम मतलब जो अलग अलग ग्रुप बढ़ चुके थे सिखों के, उन सबको एकजुट किया और एक पूरा एक कंप्लीट किंगडम इन्होंने तैयार किया जिसके ये राजा थे, ठीक है। और ये सभी तरह के रिलीजन को फॉलो करते थे, इनमें इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डिसिप्लिन, जो बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड थी, ऐसी आर्मी तैयार की। और बिल्कुल वो आर्मी को उन्होंने यूरोपियन मतलब वे में ही तैयार किया था, ठीक है। और इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी इन्होंने रेडी की थी, इवन ब्रिटिश भी इनसे डायरेक्ट मतलब पंगा लेने में हिचक रहे थे, इनसे डायरेक्ट वो लड़ते नहीं थे। और इसका हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनकी डेथ हुई उसके बाद जाके इंग्लिश ने इनको, जो इनका किंगडम था, उस पर कॉन्कर करने में कामयाब हो गए। क्योंकि इनकी डेथ के बाद भी वही हुआ जो बाकी स्टेट्स में हम लोगों ने देखा है, जहाँ जहाँ एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो है वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके सक्सेसर होते हैं, बहुत ही रेयर हमने देखा है कि कोई सक्सेसर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और उसने फिर से कंटिन्यू अपने किंगडम को स्ट्रांगली बनाए रखा है। बट इनकी डेथ के बाद भी वही हुआ कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इनके पूरे किंगडम पे अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर, मतलब इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए, ये चैप्टर का ये वाला हिस्सा है जिसमें आप पढ़ेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर। मराठा पावर जो है वो बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहे हैं। और ये टाइमलाइन मैं पहले ही पेज पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि नामों को लेके बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आगे मैं आपको जो जो भी बताने जाऊँगी या जिस जिस करेक्टर का मैं नाम लूँगी, तो आप फटक से ये वाला पेज भी आके देख लीजिएगा कि ये कैसे कैसे संबंधित है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं नामों में हो जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, शिवाजी महाराज का नाम आप देखेंगे टॉप में है, ठीक है। शिवाजी महाराज, इनकी डेथ के बाद संभाजी और राजा राम, इनके दो बेटे, ठीक है। संभाजी की भी डेथ हो जाती है। जब संभाजी की भी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि शाहू जो होते हैं उनको औरंगज़ेब गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। वो उनके मतलब नज़रबंद कर देते हैं अपने किले में उनकी माताजी के साथ। तो उनकी एब्सेंस में राजा राम जो है वो राजा बन जाते हैं। और राजा राम जब डेथ कर जाते हैं तो उनकी वाइफ जो है वो और उनका छोटा एक मतलब बच्चा जो होता है बहुत छोटी उम्र का होता है, इसलिए ताराबाई जो है अपने बच्चे की जगह पर शासन चलाती हैं। आगे चल के ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई जब शाहू जो है रिलीज़ होते हैं तो फिर इनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई अब वो उनका राज्य वापस चाहिए और ये वापस देते नहीं हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। ये आप समझिए, ये पेशवा जो पोस्ट शुरू हुई थी ना, ये सारे इम्पॉर्टेंट और कंटिन्यू आप देखेंगे कौन पेशवा बने, नेक्स्ट कौन पेशवा थे, लास्ट कौन पेशवा थे, ये सारे नाम यहाँ पर टाइमलाइन में है। अब हम आगे धीरे धीरे समझेंगे और बहुत ही ध्यान से समझने का चैप्टर है ये और बहुत मज़ेदार भी होगा चैप्टर ये, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, मराठा पावर ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। मैंने आपके लिए एक तरह के नोट्स, इम्पॉर्टेंट जो जो नोट्स हैं वो भी रेडी कर दिए हैं। आप चाहें तो इन नोट्स की तैयारी करके अपने एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत ही पावरफुल स्टेट थी और अकेली ऐसी स्टेट थी मराठा स्टेट जिनमें इतनी ताकत थी कि वो मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन हो रहा था उस समय वो शक्ति बन के उभर रहे थे और वो आसानी से मुग़ल एम्पायर की जगह ले सकते थे, पर नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए, यही हमने पढ़ना है। ये मैंने आपको बताया कि आफ्टर शिवाजी फिर संभाजी की भी डेथ हुई तो कैसे करके शाहू जी का हुआ, ये सब मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे ये देखिए,
ये पॉइंट तक मेरी आपसे डिस्कशन हो गया है कि औरंगजेब जो है जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो शाहू को रिलीज़ कर देते हैं। अब जब रिलीज़ कर देते हैं तो ताराबाई और शाहू, यानी कि ताराबाई उनकी चाची थी, आंटी थी, उनके साथ शाहू का कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम वही होती है कि भाई अब नेक्स्ट जो रूलर है कौन होगा, और इन दोनों की पावर में अब दो ग्रुप बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप होता है ताराबाई जी के साथ और एक ग्रुप होता है शाहू के साथ। तो शाहू एक नई तरह की पोस्ट का इजाद करते हैं जो मुख्य प्रधान बनाते हैं वो, और मुख्य प्रधान का नाम है पेशवा, मतलब पोस्ट का नाम है, और पेशवा जो कि आज के डेट में वो लोग कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर। और फर्स्ट पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, शाहू के, और उनके बाद बनते हैं बाजीराव। ये दोनों क्या करते हैं, ये इतना स्ट्रांगली इस पोस्ट को मतलब पावरफुल इतना बना देते हैं कि ये फंक्शनल हेड बन जाती है ये पोस्ट आगे चल के। पेशवा जो है वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ जो सबसे पहले मतलब ये हैं पेशवा बने हैं, उन्होंने क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं। लॉयल चीफ थे और इन्होंने बहुत सारे जो बड़े बड़े मराठा सरदार थे उन पर जीत हासिल कर ली थी। उनको अपने विश्वास मत में ले लिया था शाहू के पक्ष में कि भाई जो नेक्स्ट रूलर है शाह ही होने चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, जुल्फ़िकार खान जो कर्नाटक के नवाब थे उनको इन्होंने मतलब इतना पॉलिटिकली इतना इंड्यूस्ड कर दिया कि चौथ और सरदेश मुखी डेक्कन का जो है वो इनको मिल गया। एक और उपलब्धि हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने एक साइंड किया पैक्ट, किसके साथ, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स कौन थे, जो मुग़ल काल में एक टाइम पे ये मतलब राजाओं को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं किंग मेकर्स बन गए थे ये उस समय। और इन्होंने क्या किया, फ़र्रुखसियर को हटाने में मदद की थी सैयद ब्रदर की, ठीक है। फ़र्रुखसियर मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल रूलर थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड वतन एंड सरंजाम पॉलिसीज। सरंजाम और वतन ये बिल्कुल वैसा पोस्ट है जैसे जागीरदार होते हैं। असाइन किया सेपरेट एरिया, सेपरेट मराठा सरदारों को, और किस लिए, कलेक्शन रेवेन्यू के लिए। हर एक स्ट्रॉन्ग मराठा सरदार को एक एरिया दे दिया गया कि यहाँ का कलेक्शन आप कलेक्ट करेंगे, फिर सेंटर में देंगे, हम लोगों को देंगे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर ये भी बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है, जैसे ज़मींदारी व्यवस्था में हुआ, सेम वैसे ही सरंजाम में भी हुआ है, ठीक है। बिकॉज दे बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड इवन सम वर आउट ऑफ कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते थे लास्ट में, आगे चल के हम देखेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि ये सेंट्रल अथॉरिटी की शक्ति से ही बाहर हो गए, खुद ही इतनी शक्तिशाली हो गए कि सेंटर को कुछ समझते ही नहीं थे। बाजीराव जो थे उनकी डेथ हो जाती है 1720 में, और फिर उनके जो बेटे थे वो नेक्स्ट पेशवा बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के पार्ट्स में, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट काम वो करते हैं। सालसते और बसाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, दो हिस्से थे पोर्तुगीज़ के पास भारत के, जो वो मतलब कब्ज़ा कर लेते हैं, ठीक है, पुर्तगाल से वो ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि इनकी भी डेथ बड़ी जल्दी हो जाती है, 1740 में ही हो जाती है। नेक्स्ट जो बनते हैं वो बनते हैं बालाजी बाजीराव। ये सब आपको टाइमलाइन जो मैंने दी है ना अब हेल्प करेगी। बालाजी बाजीराव कौन है, ये बाजीराव जी के बेटे हैं, ठीक है। इनका एक मतलब जो निक नेम कह सकते हैं, नाना साहब के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता था। ये जब पेशवा बनते हैं, ये भी बहुत इनके मतलब स्ट्रॉन्ग थे, अपने पिता की तरह थे, लेकिन पूरी तरह से अपने पिता की तरह नहीं थे, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कमियां थी। तो क्या हुआ, ये जो शाहू थे, जो रूलर थे, वो डेथ हो जाती है उनकी जब ये पेशवा बनते हैं उस समय। और इन्होंने क्या किया, डी फैक्टो रूलर बना दिया। मतलब अब जो था पेशवा को इतना बड़ा पोस्ट बना दिया इन्होंने, इतना इम्पोर्टेंट कर दिया कि एक तरह से यही रूलर बन गए स्टेट के। इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया पूना में, ठीक है। और क्या हुआ नेक्स्ट,
अब मराठा आर्मीज थी वो लगभग पूरे भारत में, होल ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, ठीक है। लगभग पूरे भारत में मराठे छा गए थे। हैदराबाद का जो निज़ाम था उनको भी इन्होंने हराया और जल्दी ही मुग़ल थ्रोन, मतलब इनका रुतबा इतना बढ़ गया कि ये मुग़लों के लिए एक बहुत बड़ी बैक बन गए, ठीक है। फिर मराठों ने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली इसका एक एजेंट था जो पंजाब में मतलब राज कर रहा था। मराठे जब इतने शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने धीरे धीरे करके सबको जीतना शुरू कर दिया। मतलब अब वो ना एक तरह से ख्वाब देखने लगे थे कि दिल्ली में भी अब उन्हीं का राज होना चाहिए। तो इसके लिए वो सारी तरफ सारे स्टेट्स को जीतना चाह रहे थे, तो पंजाब की तरफ बढ़ गए। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हुई कि जब उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को हरा दिया, वहाँ से हटा दिया, तो अहमद शाह अब्दाली थोड़ा सा इस चीज़ से चिढ़ गया, उसको ईगो पे लगा होगा, और उसने आके मराठों के साथ ललकारा, उनको लड़ाई हुई और 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया है, ठीक है। तब उसमें इन्होंने, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया एंड विच वॉज डिज़ास्टर फॉर मराठा। बिल्कुल इस वॉर के हार जाने के बाद मराठों को बहुत बहुत नुकसान हुआ। ये बात तो सिद्ध हो गई कि अब भारत में उनका राज नहीं था, बट ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उनका नहीं था तो किनका था। मतलब वो हारे ज़रूर थे लेकिन अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे। फिर आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पेशवा बन के आए माधवराव। जब ये वॉर ख़त्म हो गया, इस वॉर में बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकारी नष्ट हुए, 28,000 सैनिक भी ख़त्म हो गए। सदाशिवराव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकारी थे, वो भी बेचारे मतलब चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेशवा बन के आए थे वो आए थे माधवराव। और माधवराव किन के बेटे थे, आप टाइमलाइन में फटाफट जाइए, आपको क्लियर पता चलेगा। ये टैलेंटेड सोल्जर थे और बहुत ही समझदार इंसान भी थे। इन्होंने बहुत समझदारी के साथ काम लिया और मराठों की जो मतलब दशा खराब हो रही थी उसको इन्होंने फिर से रीस्टोर करना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने निज़ाम को हराया, इन्होंने हैदर अली को मतलब कंपेल कर दिया, या हैदर अली को मतलब जो हैदर अली, सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग रूलर था अपने स्टेट का, लेकिन इन्होंने उसको भी मजबूर कर दिया ट्रिब्यूट पे करने के लिए। इन्होंने रोहिला, जाट और राजपूत तीनों जो स्टेट्स थे तीनों को डिफीट किया, हराया। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1772 में। अब तो कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट रूलर है, नोबल्स हैं, सब ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके बाद नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, पावर स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल किस किस के बीच में होता है, एक होते हैं रघुनाथ राव और एक हैं ये नारायण राव। रघुनाथ राव जो बाजीराव थे, विश्वनाथ जी के जो बेटे थे, उनके भाई हैं रघुनाथ राव। और नारायण राव कौन है, जो अभी अभी ये जो रूलर हैं, ये जो एक्सपायर किए हैं, माधव राव जो है, इनके भाई हैं नारायण राव। अब इन दोनों में ये हो जाता है कि अब कौन रूलर बनेगा। रघुनाथ राव जो शुरू से ही रूलर बनना चाहता था और शुरू से ही पेशवा बनना चाहता था, उसको अब लगा अब तो मैं ही बनूंगा पेशवा। और नारायण राव जो है वो मारे जाते हैं 1773 में। अब इनका रास्ता और एकदम साफ हो जाता है रघुनाथ राव का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम नेक्स्ट रूलर जो बनते हैं वो बनते हैं सवाई माधवराव, ठीक है। सवाई माधवराव जो है ये रघुनाथ राव जैसे ये राजा बनते हैं, ये पेशवा बनते हैं, सॉरी। और कौन होते हैं सवाई माधवराव, ये नारायण राव के गोद लिए दत्तक पुत्र होते हैं। जैसे उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इससे रघुनाथ राव तो एकदम मतलब उनके तो सारे षड्यंत्र ख़त्म हो जाते हैं कि मैं पेशवा, मुझे बनाया नहीं इन्होंने। बस इस चीज़ से अब वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होते हैं तो ये सीधा चले जाते हैं ब्रिटिश के पास, ठीक है। इन्हें धोखेबाज कहा गया है मराठा साम्राज्य में। ये चले जाते हैं और वहाँ जाके ब्रिटिश को अपना मतलब बताते हैं कि चलो मैं आपकी हेल्प करूँगा मराठों को हराने में। और इसका रिज़ल्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, जिसमें बहुत नुकसान होता है। पेशवा पावर जो है अब लगभग अब ख़त्म होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, ठीक है। जब पेशवा कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो उस समय जो सरदार
अलग अलग बनाए थे ना, सरंजाम व्यवस्था जो शुरू की थी विश्वनाथ जी ने, जो पहले बालाजी विश्वनाथ थे, अब प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। प्रॉब्लम ये शुरू होता है कि वो सारे मराठा सरदार अब वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना देते हैं, ठीक है। उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है महादाजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सरदार थे और ये कैपेबल थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक यूरोपियन स्टाइल की आर्मी को बनाया और अपना मतलब इस तरह से अपने आप को तैयार किया कि ये मराठों के पक्ष में ही थे, लेकिन ये अपने आप को एक इंडिविजुअल रूलर बनाना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने हथियारों की फैक्ट्री बनाई आगरा के नियर, और वहाँ का जो शाह आलम था, इतना स्ट्रॉन्ग ये सरदार मतलब हो चुके थे कि इन्होंने एम्परर जो था शाह आलम, जो मुग़ल एम्परर था, उस पर भी कंट्रोल अपना कायम किया हुआ था। लेकिन जब वो और नाना फडणवीस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, नाना फडणवीस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट मराठा लीडर थे, जब ये भी दोनों डेथ कर गए, ठीक है, इन दोनों की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हो जाता है नुकसान पूरी तरह से मराठा स्टेट्स का। मराठा जो सरदार थे, जो भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एकजुट रखते थे मराठा एम्पायर को, वो जो सपना था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बाजीराव, और ये होते हैं रघुनाथ राव के बेटे। फाइनली रघुनाथ राव जो है वो अपने बेटे, उनके बेटे बन जाते हैं पेशवा, और उनमें क्वालिटी होती है बहुत कम, इतनी कम कि अब ये बहुत आसानी से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हो जाता है और थर्ड भी हो जाता है, जिसमें मराठों की हार हो जाती है और मराठा राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर सब्सिडरी स्टेट्स बन जाते हैं ब्रिटिश की, ठीक है, ये आप देखिए। और इस तरह से जो हाउस ऑफ पेशवा था वो पारिश्ड यानी कि समाप्त हो जाता है। तो आज हमने अपनी क्लास में ये देखा कि 18th सेंचुरी के समय पे जो जो स्टेट्स थी उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या थी, वो क्या क्या कर सकते थे और क्यों नहीं कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ थी। अब नेक्स्ट जो क्लास ये इसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें बनेगा उस समय की सोशल कंडीशन कैसे थी, सोसाइटी कैसी थी, एजुकेशन कैसी थी, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें क्लियर करूँ, और आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे। एक तरह से ये रेडीमेड नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं और डीपली आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूं। जितने भी क्वेश्चंस को मैं देखती हूं, जितने भी मैं एग्ज़ाम्स को फॉलो कर रही हूं, उसी के बेस्ड में मैं आपको पॉइंट्स बना बना के आगे पढ़ाना चाह रही हूँ, देना चाह रही हूँ, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी मतलब स्ट्रेस ना रहे कि ये क्या क्वेश्चन है, आपके पास सब क्वेश्चंस के आंसर हों। इसलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप जल्दी ही मैं चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।